नमस्कार दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था विनोद दुआ के बारे में और विनोद दुआ के खिलाफ जिस ढंग से दिल्ली से लेकर हिमाचल तक में मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें देशद्रोह की धारा तक लगा दी गई और यह सब हुआ यूट्यूब के एक चैनल HW न्यूज के लिए। वो बुलेटिन बनाते हैं विनोद दुआ शो के नाम से। उस शो में उन्होंने सरकार की आलोचना की, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की, कोविड के दौरान सरकार के इंतजामों की आलोचना की और कुछ सवाल खड़े किए। उससे नाराज होकर दिल्ली से लेकर हिमाचल तक में बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए। मैंने वीडियो में विनोद दुआ के बहाने कुछ सवाल उठाए थे और अपनी भी जो पत्रकारिता के 31 साल के करियर में मैंने देखा है, उस पर भी मैंने बहुत कुछ बातें की थी। लेकिन उस वीडियो के पोस्ट करने के बाद, जिसका मुझे अंदाजा था कि यह होगा, बहुत सारे लोग ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लगातार ये सवाल पूछने लगे और पूछ रहे हैं कि विनोद दुआ के बारे में जिस ढंग से आप वीडियो आपने बनाया या विनोद दुआ के खिलाफ मुकदमों पर आपने एतराज जताया, तल्खी या तेवर के साथ आपने ट्विटर पर लिखा, क्या ये तेवर और तल्खी अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी के वक्त आपने दिखाई थी, और नहीं दिखाई तो क्यों नहीं दिखाई? ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछे। मुझे लगता था कि ये होगा, या अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं है। मुझे पता है कि मैं किसी पत्रकार की बात करूंगा तो मुझसे क्या सवाल पूछने आ सकते हैं। आज की तारीख में सब कुछ पारदर्शी है, पता होता है कि आप ये लिखेंगे तो आपसे ये पूछने आएगा, आप आम की बात करेंगे तो कोई इमली की बात जरूर करने आएगा। खैर, तो मैंने सोच रखा था कि मैं इसका जवाब दूंगा। तो आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जवाब भी है जो अर्नब गोस्वामी को लेकर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, और विनोद दुआ के मामले में क्या हुआ उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, और उसके बाद जवाब, और उसके बाद मैं पत्रकारिता को कैसे देखता हूं। कल मैंने कुछ बातें की थी, लेकिन कुछ बातें छूट गई थी। उसका एक्सटेंशन कि 25-30 साल में मैंने क्या देखा और क्या सोच के हम जैसे लोग पत्रकारिता में आए थे 30, 32, 34, 33 साल पहले। कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ बीच की बातें वो भी बताऊंगा, कांग्रेस के दौरान की भी, अलग अलग सरकारों के दौरान की। लेकिन सबसे पहले जरा जान लीजिए कि विनोद दुआ के मामले में क्या हुआ। विनोद दुआ के खिलाफ मैं कल के वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी, रविवार होते हुए भी, और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस को आदेश दिया कि विनोद दुआ को 6 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। इस दौरान पुलिस जांच जारी रख सकती है। जस्टिस यू ललित और जस्टिस विनीत शरण समेत 3 सदस्यीय बेंच ने विनोद दुआ को इस दौरान जांच में सहयोग करने को कहा। हां, FIR निरस्त करने के उनके अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में उनसे जवाब मांगा है। तो अब अगली सुनवाई 6 जुलाई है। मामला यह है कि उनका वही यूट्यूब चैनल जिसका जिक्र मैंने किया, HW न्यूज, उस पर वो विनोद दुआ शो करते हैं। उस शो में उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री को हमेशा वो प्रधान सेवक कहते हैं, और प्रधानमंत्री के फैसले कोविड के दौरान उनकी तैयारियों पर बहुत सवाल उठाए थे, और उसकी वजह से दिल्ली का मामला पहले और उसके बाद जब हिमाचल में हुआ तो उसमें खास बात यह कि उसमें 124A जो देशद्रोह की धारा होती है वो भी उनके खिलाफ लगाई गई। एक बीजेपी नेता की तरफ से कुमारसेन थाने में शिमला से आगे वहां मामला दर्ज किया गया। ये सारी बातें मैं कल से विस्तार से बता चुका हूं, इसलिए वहां ना जाते हुए विनोद दुआ का आज का अपडेट इतना है। अब देखना है कि अगले 2 हफ्ते में क्या होता है। लेकिन कल भी मैंने बात विनोद दुआ के बहाने पूरी पत्रकारिता की थी। आज शुरू अर्नब गोस्वामी से, चूंकि सवाल अर्नब गोस्वामी को लेकर है। तो अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को किसी जमाने में, आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 9 साल पहले, 6 साल पहले बेंचमार्क मान लीजिए, मैं मुरीद था उनकी पत्रकारिता का। तो जब बहुत सारे लोग कहने लगे कि आप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं आपके तेवर हैं, तो मैंने निकाला कुछ फेसबुक पोस्ट। मैंने अपना जो मैंने आज से 8 साल पहले 2012 में एक पोस्ट लिखी थी। एक पोस्ट नहीं, उस समय मैंने कई बार
अर्नब गोस्वामी को लेकर काफी कुछ उनकी तारीफ की थी और मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था उनका, कह सकता हूं कि मुरीद था उनका। और मैंने ये बात फेसबुक पर लिखी थी, क्यों मुरीद था, किस तरह की पत्रकारिता का मुरीद था और क्या वही पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी आज कर रहे हैं। बस यहां से बात मेरी शुरू होती है और इसको गौर से सुनिए और आप भी समझिएगा। 2014 के पहले यूपीए की सरकार थी। 10 से शुरू हुआ घपले, घोटाले और तमाम तरह के आरोप यूपीए पर। 11 से तो अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ और 11 से 14 का वो पत्रकारिता का वो चरम था जब हर रोज चैनलों पर आक्रामकता की पराकाष्ठा थी यूपीए सरकार के घपले घोटाले पर। अर्नब गोस्वामी 2010 से 14 के बीच सुपरस्टार बने देश में, नेशन वांट्स टू नो जैसे स्लोगन के साथ। और मैं भी उनका प्रशंसक, क्योंकि मैं रोज चैनल पर उनको देखता था रात में। मैं खुद न्यूज 24 का एडिटर था और मैं रोज एक शो करता था, सबसे बड़ा सवाल 7 बजे मैं करता था। अर्नब गोस्वामी का 9 बजे रात को आता था और कई दिन होता था कि मैं अपना शो करने के बाद रात में उनका शो देखता था, क्योंकि कई बार विषय हमारे कॉमन होते थे। उस दिन जो कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए, किसी घोटाले की खबर आई, कोई फॉलोअप है। ऑब्वियसली हमारा रिसोर्स टाइम्स नाउ की तरह नहीं था या उतनी बड़ी रिपोर्टर्स की फौज नहीं थी, लेकिन जो स्टोरी ब्रेक होती थी, पता चलती थी, आरोप प्रत्यारोप थे, केजरीवाल के तमाम तरह के आरोप थे, अन्ना हजारे के आरोप थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते थे, उनमें से बहुत सारी चीजें निकालकर हम भी डिबेट करते थे और कांग्रेस नेताओं से वैसे ही सवाल पूछे जाते थे क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। तो मैं रोज रात में 9 बजे अर्नब गोस्वामी का शो आमतौर पर देखता था। वो शो इसलिए देखता था ताकि मैं देखूं कि मैं कौन से सवाल चूक गया जो अर्नब गोस्वामी ने पूछे। और जाहिर है सबसे अधिक सवाल कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस की सरकारों से पूछे जाते थे क्योंकि सरकार उनकी थी। उसी दौरान एक फेसबुक पोस्ट मैंने लिखी थी। वो पोस्ट मैं अभी आपको सुना देता हूं, स्क्रीन पर आप देखेंगे भी। ये बहुत जरूरी है समझना कि हां, मैं अर्नब गोस्वामी का मुरीद था, लेकिन किस अर्नब गोस्वामी का? उस अर्नब गोस्वामी का जो 2014 के पहले की पत्रकारिता कर रहे थे। पोस्ट क्या थी सुनिए। और जब मैं अर्नब गोस्वामी की तारीफ में कई बार पोस्ट लिखता था फेसबुक पर, मेरे कोई मित्र नहीं थे, हमने उनसे संपर्क किया। न्यूज 24 का एक मीडिया संस्थान था, जो मीडिया इंस्टीट्यूट था, वहां बच्चे पढ़ते थे, उसका भी मैं हेड था। और वहां पे एक मीडिया फेस्ट मैंने शुरू किया 2011 में और उसमें लगा कि बड़े बड़े पत्रकारों को बुलाया जाए और उसमें अर्नब गोस्वामी को बुलाया। 2011 और 12 2 साल लगातार वो आए, या 12 और 13 2 साल 11-12 ही था शायद, 2 साल लगातार वो आए। हमने मंच शेयर किया, आप देख रहे होंगे तस्वीरें, अर्नब गोस्वामी साथ बैठे और मैं बहुत अच्छा फील होता था यार, क्या जर्नलिस्ट है यार, क्या किसी की बैंड बजा देता है, किसी की, जिसको बिहार की भाषा में कि कपड़े फाड़ देता है यार। और रोज रश करता था यार, इस क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्या रिसर्च है, कैसे इसने किया। तो क्यों पसंद करता था? क्योंकि सत्ता के खिलाफ, सत्ता के घपलों घोटालों के खिलाफ, सत्ता पर लगे आरोपों के साथ अर्नब गोस्वामी पूरी तल्खी के साथ सवाल पूछते थे। इसलिए मैं उनका प्रशंसक था। उस दौर में भी बहुत सारे लोग, जब मैं उनकी तारीफ करता था, चिढ़ते थे कि यार इतना नॉइजी चैनल है, इतना शोर करता है, इतना हंगामा करता है, लोगों को ह्यूमिलिएट करता है, इसमें आपको क्या अच्छा लगता है? लेकिन मुझे अच्छा लगता। मैंने कई बार देखा कि कांग्रेस नेताओं का क्या हाल कर दिया अर्नब, फिर भी मुझे अच्छा लगता था कि चलो नहीं, सत्ता का है, सत्ता के खिलाफ सवाल पूछ रहा है। तो मैंने एक पोस्ट लिखी थी, गौर से सुनिए अर्नब के प्रशंसकों। अर्नब गोस्वामी जैसा एंकर, ये पोस्ट है मेरी 23 नवंबर 2012 की। अर्नब गोस्वामी जैसा एंकर हिंदी में क्यों नहीं है? अर्नब जिस ढंग से डिबेट करते हैं और घेर कर नेताओं और अभिनेताओं, शाब्दिक अर्थ पर ना जाए, थोड़ा तंज में मैंने लिखा था, को मुद्दे पर लाते हैं, उसे निचोड़ते हैं, सवालों के गोले से ध्वस्त करते हैं, पूरी रिसर्च और जानकारी के साथ डटे रहते हैं, हर जवाब से लोडेड काउंटर क्वेश्चन तलाश कर आक्रामक बने रहते हैं। ऐसा कोई एंकर हिंदी में क्यों नहीं है? जितनी एनर्जी और जितना धारदार अर्नब का शो होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं तो जिस दिन अर्नब का शो नहीं देखता हूं, उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ मिस कर गया। आज भी जिस ढंग से अर्नब ने आरपीएन सिंह, मैंने लिखा था, एक एन छूट गया इसमें, आरपीएन सिंह को घेरा। आरपीएन सिंह उस समय मंत्री भी थे और बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं। आरपीएन सिंह, उसका जवाब नहीं। अर्नब है तो टाइम्स नाउ है। बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं
जिन्हें उनकी आक्रामकता पसंद नहीं, लेकिन मैं तो अर्नब का फैन हूं, जबरदस्त फैन। अर्नब के शो से कोई दाएं बाएं की बात करके निकल नहीं सकता। क्या आप सहमत नहीं है? ये अर्नब की तारीफ में एक प्रशंसक की तरह एक बात समझ लीजिए आप, इतनी तारीफ कोई संपादक, एक चैनल का संपादक दूसरे चैनल के संपादक के पक्ष में किसी सोशल मीडिया पर नहीं करता। मैं ऐसा ही आदमी हूं, अच्छी चीज लगती है, पसंद आता है तो करता हूं। एक आदमी बता दीजिएगा खोज कर कि कोई संपादक ने दूसरे संपादक की इस तरह से पक्ष में पोस्ट लिखी हो। मैं लिखता था जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। मुझे अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में थे, मैं हिंदी चैनल का हेड था, मुझे कोई अर्नब गोस्वामी से नौकरी नहीं चाहिए थी, या न ये पता था कि 5 साल बाद वो मालिक हो जाएंगे और कोई रिपब्लिक टीवी हिंदी निकालेंगे और मुझे कोई ऑफर करेंगे। जब वो उस लायक हुए तब मैं उस तरह की पत्रकारिता के खिलाफ था, इसलिए कोई सवाल भी नहीं। न उनके खांचे में मैं फिट हूं, न मेरे खांचे में उनकी पत्रकारिता फिट है। खैर, तो भी मैंने ये पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में भी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की होगी, फेसबुक पर अगर जाएंगे तो आपको मिलेगा। कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया, बदमजगी की, तो कुछ लोगों को मैंने डिलीट भी किया होगा। तो इस अर्नब को क्यों पसंद करता था? क्योंकि ये अर्नब, इनकी टीम जिसमें आज नविका कुमार जो मैनेजिंग एडिटर हैं वो भी थी, और तमाम रिपोर्टर, सुरेश कलमाड़ी जैसे आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ढंग से टाइम्स नाउ के रिपोर्टर घेरते थे और सीडब्ल्यूजी के घोटाले की जांच करते हुए लंदन पहुंच जाते थे, दुनिया के अलग अलग देशों में पीछा करते थे, जिस ढंग से कोल घोटाले का पीछा करते थे, जिस ढंग से तमाम तरह के 2G से लेकर कनोमोई तमाम घपलों घोटालों का जिस ढंग से रूट तक अर्नब गोस्वामी की टीम और अर्नब गोस्वामी जाते थे, मुझे पसंद आता था, मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था एक सरकार है जिस पर इतने आरोप हैं और उन आरोपों को डंके की चोट पर, उन आरोपों के खिलाफ एक पत्रकार के नाते अगर सीना तान कर खड़ा होकर सवाल पूछ रहा है तो अर्नब गोस्वामी। तो ये तलखी मुझे पसंद थी। क्यों पसंद थी? तो बहुत सारे लोग जो आज मुझे कांग्रेसी कह देते हैं कि तुम कांग्रेस के एजेंट हो, तुम ये हो, तुम 10 जनपद, ना तो मैं 10 जनपद गया, न मुझे कोई लेना देना है, न सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो बड़े लोग हैं कांग्रेस के किसी नेता से। खैर, तो ये मैंने बताया कि इस वजह से अर्नब को मैं पसंद करता था, और मैं हर उस शख्स को हर दौर में पसंद करता हूं जो सत्ता से सवाल पूछता है। जब 30, 32, 33 साल पहले हम जैसे लोग बिहार के बेगूसराय से पत्रकारिता में आ रहे थे, मुजफ्फरपुर से पटना, गुवाहाटी होते हुए दिल्ली आए थे, तो जहन में एक ही बात थी कि सत्ता और सिस्टम और सरकार ताकतवर लोगों से सवाल पूछेंगे या उनके खिलाफ, उनकी नीतियों, उनके फैसलों, उनकी उस सिस्टम के खिलाफ लिखेंगे। वही लिखे, वही लिखते रहे। दिल्ली आए तो ऐसे ही, कल मैंने कुछ जिक्र भी किया, मैंने आपको बताया कि मेरे ख्याल से अगर 89, 90 की बात करें, 24 साल मेरी उम्र थी दिल्ली में, अमर उजाला की नौकरी करता था, एकदम जो जूनियर रिपोर्टर था, फिर भी जो हमारे ब्यूरो चीफ थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज देते थे, और उस समय सरकार हिलती गिरती उस तरह की सरकारें थी। कल जिक्र किया मैंने चंद्रशेखर ने कैसे 52-56 लोगों को लेकर सरकार बना ली थी, और 3 साउथ एवेन्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं चला जाता था, और 24-25 साल का लड़का भी सवाल पूछ लेता था भावी प्रधानमंत्री से या प्रधानमंत्री पद से हटे चंद्रशेखर से। उसके बाद फिर हमने 91 से लेकर 95 तक, 96 तक राव की सरकार देखी, राम लखन सिंह यादव, अजीत सिंह, सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाते थे, जो मर्जी पूछते थे। ये सब मैं कल संक्षिप्त आपको बता चुका, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। 96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिरी, बनी, जो भी 24 दलों की, 22 दलों की जैसे सरकार बनी जोड़ तोड़ से, या वाजपेयी, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि मेरे भीतर सिर्फ ये बात एक जहन में जमी हुई है, ऐसे इस तरह से मेरे जहन में वो पैबस्त है कि पत्रकारिता का मतलब होता है सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना, जिसकी जिम्मेदारी है उससे सवाल पूछना, जो देश को चलाएगा उससे सवाल पूछना, जो प्रदेश को चलाएगा उससे सवाल पूछना। क्योंकि फैसले करना, नीतियां लागू करना, जनता के प्रति जवाबदेह होना, जनता ने उसी की जिम्मेदारी तय की है, तभी चुनकर सत्ता के शीर्ष पर, कुर्सी पर बिठाया। तो ये मेरे भीतर ये प्रवृत्ति है हर दौर में, कि चाहे वो आज का दौर हो चाहे पहले का दौर। लेकिन वक्त क्या बदल गया कि 2014 के पहले इस पर कोई बात नहीं होती थी, तब सबको अच्छा लगता था। तमाम हमारे बीजेपी के दोस्त मित्र हमारे चैनल पर आते थे। संबित पात्रा जो आज इतने बड़े प्रवक्ता हैं, मुझे बहुत
मानते होंगे क्योंकि उस समय नए नए थे, मोटरसाइकिल से मेरे स्टूडियो आते थे। श्रीकांत शर्मा यूपी में है मंत्री, मैसेज आता था कि कभी बुला लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, व्यक्तिगत मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हां, उनका संघर्ष का दौर था और हमें हर तरह के लोग बोलने वाले चाहिए थे और जो सत्ता को घेरे वो लोग भी चाहिए थे, तो हम इन सब से बात करते थे। आज बहुत सारे मंत्री हैं, तब वो सब विपक्ष में थे। तब कांग्रेस के नेता कई बार बचने की कोशिश करते होंगे और कई बार कहते थे अजीत जी ज्यादा कपड़े मत फाड़िएगा, लेकिन मैं बेपरवाह रहता था क्योंकि लगता था कि नहीं, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। जितने इंटरव्यू हमने किए वो सब उसी तरह के, लेकिन आज क्यों बात अर्नब से शुरू हुई? तो अर्नब को इसलिए पसंद करता था क्योंकि मुझे लगता था हम जैसे लोगों के मिजाज का आदमी है। और जब अर्नब को हमने बुलाया बीएजी के मीडिया संस्थान की तरफ से पैनल पर, हमारे साथ बैठे थे 2-3 लोग अलग अलग समय, और बड़ा एडमायरर की तरह मैं अर्नब के साथ रहता था कि यार क्या आदमी है, क्या पत्रकार है यार, क्या तेवर है इसके। और जब वो 1 घंटे पत्रकारों से, मीडिया के साथियों से, जो मीडिया के नहीं मतलब जो स्टूडेंट थे उन सबसे बात करते हुए, जब वो पत्रकारिता पर बात करते थे, मैं इसलिए आया, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मेरे जहन में ये है, मेरे लिए पत्रकारिता ये है, तब मैं गौर से सुनता था कि हाँ तेवर तो है इस बंदे। लेकिन उसके बाद तो मैं कहना यह चाहता हूं कि 2014 के पहले अर्नब गोस्वामी जिनसे सवाल पूछ रहे थे, मैं मानता हूं कि आज भी 6 साल बाद उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। वो लोग सत्ता से बाहर चले गए, कांग्रेस, और 2 बार चुनाव हो गया, एक बार 44, एक बार 52 पे आ गए। अर्नब गोस्वामी सवाल आज भी उन्हीं से पूछ रहे हैं। जिस तलखी और तेवर के साथ अर्नब गोस्वामी ने मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सवाल पूछे, कितनी बार उस तलखी और तेवर से बीते 6 साल में अर्नब गोस्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से सवाल पूछा? आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। अब कहिएगा क्या है इस सवाल में, इस सरकार में कोई 2G की तरह, कोल की तरह या CWG की तरह घोटाला नहीं हुआ तो क्या सवाल पूछे? सवाल घोटाले का नहीं है, सरकार के फैसले पर है, सरकार की नीतियों पर है, डिमोनेटाइजेशन पर है, बहुत सारे सवाल है। GST को लेकर सवाल है, लॉकडाउन को लेकर सवाल है, मजदूरों की व्यथा को लेकर सवाल है, लॉकडाउन की तैयारियों को लेकर सवाल है। 1000 मुद्दे पिछले 6 साल में हुए होंगे, लेकिन नहीं, आप हर रोज खोजते हैं या तो हिंदू मुस्लिम नफरत, हिंदूवादी होकर चैनल पर बोलना, बात करते करते आप 80% हिंदुओं की बात करते जाना, तबलीगी जमात की बात करते हुए आप उसको कोरोना जिहाद, कोरोना वायरस, कोरोना बम और न जाने क्या क्या कहना। आप जब कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि भारत को इटली बनाने की साजिश है और ये सब लोग साजिशन भारत आए हैं और ये साजिश के तहत कोरोना फैलाने निकले हैं, ये बात जब कहते हैं मुझे नहीं जमती है। उनकी गलती हो सकती है, उनकी लापरवाही हो सकती है, लेकिन वो बम बांटने निकले, बम बनकर निकले, मैं ऐसी चीजों से सहमत नहीं होता। रोज ऐसी बातें वो करते हैं बीते 6 सालों से। तो क्या अर्नब गोस्वामी बदले या मैं बदला? मैं तो वैसा ही हूं। सत्ता से सवाल पूछने वाले लोग मुझे पसंद थे, जो सत्ता से आज सवाल पूछता है वो मुझे पसंद है। अर्नब गोस्वामी नहीं पूछते हैं। 2004 की बात बताता हूं, उससे पहले अर्नब गोस्वामी पे ये कहेंगे कि मुकदमे पे आप क्यों नहीं बोले। अर्नब गोस्वामी पर मुकदमा क्यों हुआ? पालघर को लेकर हुआ। पालघर में वो हिंदू मुस्लिम खोजने लगे जो था नहीं। सबको पता है कि पालघर में कुछ और मामला था, कम से कम हिंदू मुस्लिम नहीं था। मरने वाले भी मुस्लिम नहीं थे और मारने वाले भी मुस्लिम नहीं थे, एक ही समुदाय के लोग थे। उसमें आदिवासी हो सकते हैं, SC ST कोई और हो सकता है, बट हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने उसको रंग देने की कई दिनों तक कोशिश की और उसके बाद सवाल पूछते पूछते सोनिया गांधी के लिए अगर वो ये कह देते हैं कि सोनिया गांधी इटली को रिपोर्ट भेजेगी कि देखो जहां मैंने एक सरकार बना ली वहां पर हिंदू संतों को मरवा रही हूं, और सोनिया गांधी बहुत खुश है, और उसके बाद कह रही है मैं हिंदू संतों को मरवा रही हूं, आप समझ सकते हैं कि ये सच है कि सोनिया गांधी ने वहां सुपारी दी थी, कांग्रेस के वहां 25 लोग उस मॉब लिंचिंग में थे, और सोनिया गांधी ने यहां 10 जनपद से पूरी प्लानिंग की, और उसके बाद सोनिया गांधी ने यहां से इटली में किसी को फोन किया कि देखो मैं मरवा रही हूं, यहां पे 10 संतों को, माफ करें, संतों को मरवा रही हूं, साधुओं को।
क्या मतलब है? तो कुछ भी अगर एब्सर्ड बोलेंगे आप सवाल खड़े कर सकते हैं, करिए। महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है, उद्धव सरकार की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है, जो वहां थे सबकी नाकामी है। लिंचिंग बड़ी घटना है, चाहे संत की हो चाहे किसी की भी हो। उन सारी नाकामियों पर जितने सवाल पूछे जाने चाहिए पूछे जाए। लेकिन अगर खामखा पे एक एजेंडा लेके चलाएंगे, उसको हिंदू मुस्लिम पहले खोजेंगे, फिर 80% हिंदुओं की बात करने लगेंगे, फिर कहेंगे सोनिया गांधी ने इटली फोन करके कहा कि मैं देखो मरवा रही हूं यहां पे संतों को, तो मेरे हिसाब से पत्रकारिता नहीं है। अगर पत्रकारिता नहीं है तो मैं साइलेंट हूं, आप अपना करो। जिसको मैं पत्रकारिता नहीं मानता, हो सकता है अर्नब के समर्थक आप में से लोग मुझे पत्रकार ना माने, आपकी आजादी। फिर भी मैं कहूंगा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जितने मुकदमे किए गए, इसकी जरूरत नहीं थी। उनके विरोध प्रतिरोध करने के तरीके अलग हो सकते हैं, जगह जगह मुकदमे करने की जरूरत नहीं थी। एक लाइन में मैं अपनी बात इतनी कह सकता हूं। लेकिन जो वो कर रहे हैं, जितनी जहर वो फैला रहे हैं बीते 4-5 सालों से, जितना हिंदू मुस्लिम दिन रात कर रहे हैं, एक सुपरस्टार जर्नलिस्ट जो बहुत डिटेलिंग करता था सरकार की पॉलिसी, सरकार के फैसलों को लेकर, सरकार की नाकामियों को लेकर, ग्राउंड वर्क उनके रिपोर्टर करते थे, वो जर्नलिस्ट पिछले 4-5 साल से क्या कर रहा है, किस तरह के डिबेट कर रहा है, क्या इश्यूज पर डिबेट कर रहा है। आप 2012, 13, 14 देखिए और उसके बाद देख लीजिए उनके तेवर। क्या सरकार से कोई सवाल पूछा अर्नब गोस्वामी ने? पूछते हैं कभी मोदी से, कभी पूछते हैं अमित शाह से। और अगर नहीं पूछते हैं तो फिर तो बात आएगी कि मेरी सहमति नहीं है, उनकी पत्रकारिता को मैं नापसंद करता हूं, या ऐसा ही हक आप लोगों को है कि आप मेरी पत्रकारिता को नापसंद करिए, तो मैं चुप रहता हूं। और रही सुधीर चौधरी, एक ही लाइन में बात खत्म करूंगा। सुधीर चौधरी किस आरोप में जेल गए थे? वीडियो एविडेंस है, ब्लैकमेलिंग का आरोप है, 100 करोड़ की ब्लैकमेलिंग, ये वसूली जिस भी चक्कर में वो मिले थे, और उसका स्टिंग जिंदल ने ही जारी किया था। 1 महीने जेल में रह के आए। वो आज राष्ट्रवाद के बहुत बड़े पुरोधा हो सकते हैं, आदर्श आइकन हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं। और मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छी तरह से। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन में हम लोग साथ थे, मैं जानता हूं, मेरे घर भी आए, मैं उनके घर भी गया हूं, मैं जानता हूं। बस इतनी पर बात खत्म करता हूं कि अगर उनको महान पत्रकार मानते हैं तो आप स्वतंत्र हैं मानने को, और जो तुलना उनकी और विनोद दुआ से कर देते हैं, दोनों के अपराध को बराबर कर देते हैं, तो भी आप स्वतंत्र हैं, आप मानिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। महान होंगे, उनकी महानता को प्रणाम है। तो मैं यही सब बात कहना चाहता था। और जब हम जैसे तमाम लोग पत्रकारिता में आए थे, तो ये सोचकर नहीं आए थे कि हम किसी सरकार के कवच बन जाएंगे, किसी सरकार के मुनादी ब्रिगेड में शामिल हो जाएंगे, किसी सरकार के ढिंडोरची हो जाएंगे। ये पत्रकार का कब से काम हो गया? मैं तो कह रहा हूं 2010 या 11 रहा होगा, शायद 11-12, मुझे ठीक से अभी याद नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की थी टेलीविजन चैनल्स के कंटेंट के खिलाफ, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम सब लोगों ने इनिशिएट किया, मैं भी उसमें शामिल था। मैं, राजदीप सरदेसाई, सुप्रिया प्रसाद जो आज तक के हैं वो, मिलिंद खांडेकर एबीपी न्यूज में, शाजी जमा थे एबीपी न्यूज में, विनोद कापड़ी थे इंडिया टीवी के एडिटर, आशुतोष थे आईबीएन के एडिटर, ऐसे कम से कम 20 लोग होंगे। 20 लोगों ने ग्रुप बनाया रातों रात, और हम लोगों ने मनमोहन सिंह से समय लिया, हम लोगों ने एवी वर्धन, प्रकाश कारात और सीताराम येचुरी से समय लिया, हम लोगों ने शरद यादव से समय लिया, हम लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी से समय लिया। ऐसे करके 15 नेताओं से या 12 नेताओं से हमें याद है 2 दिन तक सारे एडिटर्स ग्रुप बनाकर मिलते रहे, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी। और मुझे याद है मनमोहन सिंह के यहाँ मैं भी गया था, बगल में उनके आनंद शर्मा बैठे थे, वो सूचना प्रसारण मंत्री थे। वो थोड़े नाराज भी हो रहे थे कि ये लोग सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गए, लेकिन चूंकि 15-20 एडिटर थे, सबने अप्रोच किया और पीएम ने टाइम दे दिया। और 7 RCR में पीएम से सीधा हम लोगों ने कहा कि ये जो गाइडलाइन है, ये सरकार की तरफ से जो फरमान है, टेलीविजन चैनलों को मंजूर नहीं है। और मनमोहन सिंह ने कहा कि ठीक है बात करूंगा, बगल में आनंद शर्मा बैठे थे। फिर हम लोग सोनिया गांधी के यहाँ गए, सोनिया गांधी के यहाँ भी वो कागज ऐसे दिया गया। उस समय अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ के एडिटर थे, मुंबई में थे और नहीं आ पाए थे, ये भी बता दूं साथ में। किसी नेता के किसी मीटिंग में वो नहीं गए थे, हम सब लोग गए थे। और उसके बाद सरकार को गाइडलाइंस वापस लेना पड़ा, कांग्रेस सरकार को। तो ऐसे एक मौके हो तो बात करो, बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब लगा कि हम लोगों को, जहां एक संपादक के तौर पर, एक टेलीविजन जर्नलिस्ट के तौर पर प्रतिरोध करना चाहिए था, प्रतिरोध किया।
लेकिन उसके बाद क्या हो गया आज की पत्रकारिता कि तमाम हमारे साथी पत्रकार मित्र सरकार के समर्थक बनके पूरी तरह ऐसा प्रवक्ता क्या बोलेगा जो पत्रकार बोलने लगते हैं। हमारे साथ के काम किए हुए रिपोर्टर एंकर्स वो मुझे पत्रकारिता सिखाने लगते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि सरकार की आलोचना करने पर बहुत सारे लोग कहते हैं आलोचना सिर्फ पत्रकारिता नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि समर्थन तो बिल्कुल पत्रकारिता नहीं है। सरकार का समर्थन करना, सरकार की भक्ति करना, सरकार की चाटुकारिता करना, यह तो बिल्कुल पत्रकारिता नहीं है। ये तो प्रवक्ता वाला काम कर रहे हैं, उसके लिए उनके बहुत सारे लोग हैं। तो पत्रकार अगर सरकार का प्रवक्ता बन जाए और उसके बाद दूसरों को कहे आप एजेंडा चला रहे हो, तो माफ करिए, आपको भी नमस्कार, आप करते रहिए। हमने ये पहले भी नहीं किया है, आगे भी नहीं करेंगे। कुछ अच्छी चीज होती है, मैं तारीफ करता हूं, लेकिन काम क्रिटिकल असेसमेंट ही है जर्नलिस्ट का। लॉकडाउन का फैसला किया प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे लगा कि देश के लिए जरूरत है, मैंने तारीफ की और ओपन किया, ट्विटर पर लिखा हुआ है। जनता कर्फ्यू का मैंने उसकी भी तारीफ की, वो भी ट्विटर पर है। लेकिन अगर लॉकडाउन की असफलता सामने आने लगेगी तो मेरा काम है उस पर सवाल उठाना। अगर मजदूरों की त्रासदी सामने आएगी तो मेरा काम है उस पर सवाल उठाना। आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया और उसके बाद 2 साल तक किसी चुनाव में 3 साल तक उसका नाम नहीं लिया, तो मेरा काम है सवाल उठाना कि जो कहकर आपने डीमोनेटाइजेशन किया था, क्या वो सब हो गया? वो अचीव कर लिया जो आपका मकसद था? नहीं हुआ। आप गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहे, पूरी दुनिया जानती है। तो मेरा काम है सवाल उठाना। अब बात आती है, खत्म करता हूं वीडियो। टीवी 9 चैनल आप लोग जानते होंगे, जब टीवी 9 भी हम लोग लॉन्च कर रहे थे, विनोद कापड़ी हमारे साथी, सहयोगी, दोस्त, ग्रुप एडिटर थे, उनके जरिए ही हम लोग जुड़े थे। और शुरू में ही हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया 21 सांसदों का, जिसमें 18 सांसदों का हमने ऑन एयर किया। हर पार्टी के सांसद उसमें थे, कैश लेते हुए चुनाव प्रचार के लिए, कैसे ब्लैक मनी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में होता है। बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, आरजेडी के भी थे और बीएसपी के भी थे। हर पार्टी के सांसदों को हमने पकड़ा, मैंने खुद एंकर किया था, विनोद भी हमारे साथ थे। और चूंकि हर पार्टी के लोग इसमें थे, इसलिए किसी पार्टी ने उसको मुद्दा नहीं बनाया। अगर सिर्फ कांग्रेस के फंसते तो बीजेपी वाले बोलते, बीजेपी के फंसते तो कांग्रेस वाले, लेकिन चूंकि सब फंस गए इसलिए समझिए स्टिंग फुस हो गया, किसी ने उस पर कोई चू नहीं किया। तो ऐसे बॉस बात सिर्फ पत्रकारिता का मतलब जो आप समझते हैं, अगर वही समझेंगे तो मुश्किल है। बात मैं अपनी खत्म इस तरह से करूंगा कि इस दौर में मुश्किल है, और जैसे विनोद दुआ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, वैसे धवल पटेल एक हैं गुजरात में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कुछ लिख दिया। उन्होंने विजय रूपानी के बदलाव की बात भी लिख दी कोरोना और बाकी क्राइसिस के साथ। इसकी वजह से उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, जेल भी गए। ऐसी चीजें, ऐसी खबरें 50 साल से छपती रहती है, लेकिन आज देशद्रोह है। बात खत्म करूंगा दोस्तों सिर्फ ये कहते हुए कि हम जैसे लोगों को भी, जैसे कई पत्रकार साथी भी पत्रकारिता सिखाने लगते हैं। जब मजदूरों की बात कर रहा था, मुझे भी कईयों ने मैसेज किया, किसी पत्रकार साथी ने कहा कि आप देशद्रोह कर रहे हैं, देश के खिलाफ है, मजदूरों की बात क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं रुक सकते, आप बौद्धिक गिद्ध हैं। बौद्धिक गिद्ध तो जिसको मर्जी होता है वही आके बोल जाता है। खैर, खत्म करता हूं मैं। एक राजेश जोशी बहुत बड़े कवि हैं हिंदी के, उनकी कविता है 5 लाइन, 4 लाइन शुरू के और आखिरी के 2 लाइन में सुनाते हुए वीडियो खत्म करूंगा। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। ये 4 लाइन ओपनिंग है, बीच की लाइन मैंने हटा दी क्योंकि लंबा भी होता। आखिरी लाइन है, 2 लाइन है। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। नमस्कार। अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता रहूं।